सभी व्यूअर्स को नमस्कार। अपोलो लाइव सेशन में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर कविता बब्बर मैम, जो सीनियर कंसल्टेंट हैं गायनी एंड ऑब्स एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में। बहुत बहुत स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार्ट करने से पहले आज बहुत खुशनसीबी की बात है कि जब मैं इंटर्न था तो बब्बर मैम ही मेरे टीचर थे और आज मैं और ये हमारे साथ बहुत अच्छा काम किया है। आई रियली रिमेम्बर कुछ लोगों को, और उसमें से अमन एक है। थैंक यू मैम। सो व्यूअर्स, आज हम थोड़ा सा सेंसिटिव टॉप पे आज आपसे एक बात करेंगे, बिकॉज ये ऐसा टॉक है कि अमूमन तौर पे महिलाएं इसको व्यक्त नहीं करती, या ये यदि हो रही है तो प्रेजेंटेशन लेट करेंगे, घर वालों से डिस्कस नहीं करेंगे, घर वाले इस चीज में बात नहीं करना चाहते। तो आज का मैडम का टॉपिक है एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग। सो मैम, क्या होता है ये एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग? एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, अगर हम वर्ड वाइज जाएं, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, यूट्राइन ब्लीडिंग तो सबको नॉर्मली जो होती है साइक्लिकल होता ही है। आफ्टर एडोलेसेंट जैसे ही होता है, मेनार्की के बाद जैसे नॉर्मल ब्लीडिंग पैटर्न है होता है। इसमें कुछ भी एबनॉर्मेलिटी हो किस भी तरीके से, तो किस किस तरह की एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। या तो नंबर 1 होता है क्वांटिटी में, क्वांटिटी मतलब जितना फ्लो होना चाहिए उससे ज़्यादा हो रहा है। सेकेंड है ड्यूरेशन, जितने दिन में नॉर्मल ब्लीडिंग होनी चाहिए। नॉर्मली किसी की साइकिल रहती है, किसी को 7 डेज ब्लीडिंग जाता है, बट किसी को नॉर्मली ही 2 डेज का ब्लीडिंग होता है। तो ये अगर ड्यूरेशन इंक्रीज हो जा रहा है एंड वो पर्सन को खुद फील हो रहा है कि मेरी नॉर्मल पैटर्न से अब मैडम मुझे ज़्यादा लग रहा है। देन थर्ड है कि अगर उसका टाइमिंग नॉर्मली क्या होता है 1 मंथ के इंटरवल में होना चाहिए। अगर 1 मंथ में +- 7 डेज होता है, कई लोग टेंशन में आ जाते हैं कि मैम पहले तो मेरी 30 डेज की साइकिल थी लेकिन अब 25 डेज में ही आ गया, बट +- 7 डेज तक इसको नॉर्मल ही काउंट करते हैं। लेकिन अगर 21 डेज से जल्दी हो जा रहा है या 35-40 डेज से लेट हो रहा है, तो इन सब को हम लोग एबनॉर्मल पैटर्न में काउंट करेंगे। जी मैम। तो मैम, अगर हम इसके कॉजेस के बारे में बात करें तो मुझे लगता है जैसे हर एज ग्रुप के लिए कॉजेस वैरी करते होंगे। जैसे तो अब हम एग्जांपल दें कि जो एडोलसेंट्स हैं, हमारे टीनेजर्स हैं, इनमें मेंस्ट्रुअल ब्लीड जो अबनॉर्मल हो रहा है या अबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीड, इसके क्या कारण हो सकते हैं मैम? बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हम लोग एज ग्रुप के हिसाब से इसको एबनॉर्मल काउंटिंग करते हैं। तो सबसे पहले जैसे अमन ने बोला एडोलेसेंट एज ग्रुप, एडोलेसेंट एज ग्रुप में यूजुअली जो टीनेजर्स होते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, उनको कैसा पैटर्न ब्लीडिंग होता है। सबसे पहली कंप्लेन जो मदर्स लेकर आती हैं उनकी कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है। तो ब्लीडिंग ज़्यादा होने से उनका स्कूल इफ़ेक्ट होता है, उनका एकेडमिक्स इफ़ेक्ट होता है। सेकंड, उनका वही फ्रीक्वेंसी जल्दी जल्दी हो रहा है, 1 महीने में 2 बार हो जा रहा है। तो फर्स्ट जब स्टार्टिंग होती है इनिशियली मेनार्की के बाद, जो कि पीरियड का स्टार्टिंग है, 2 to 3 इयर्स इस हार्मोन साइकिल को सेट होने में टाइम लगता है। तो नॉर्मली भी ये जो पैटर्न है हम लोग बोलते हैं कि इट विल ऑटोमेटिकली सेट इनटू नॉर्मल पैटर्न। लेकिन फिर भी अगर उनका पढ़ाई पे बहुत इफेक्ट हो रहा है तो हम लोग मेडिसिन देकर उनको साइक्लिकल पैटर्न में लेकर आते हैं। तो ये तो इरेगुलरिटी हो गई, कभी भी अचानक ब्लीडिंग हो जाएगी तो बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। दूसरा है कि फ्लो अगर ज़्यादा हो, फ्लो ज़्यादा होने से भी उनको अनीमिया हो जाता है, बिकॉज ऑलरेडी बच्चे आजकल सब्जियां वगैरह कम खाते हैं तो उनका आयरन लेवल वैसे ही कम रहता है। फिर अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई तो उस वजह से एनीमिया होगा। फिर एनीमिया की वजह से लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, डिक्रीज मेमोरी, जो ये सब चीज़ें बच्चों को इफ़ेक्ट करती हैं एंड उनका डेफिनेटली द एकेडमिक परफॉर्मेंस विल डिटेरिएट। तो दिस वी डोंट वांट। तो दिस चीज़ों को हम लोग को ध्यान रखते हुए मोस्ट कॉमन जो होता है इस एज ग्रुप में वो है हार्मोनल। दिस हार्मोनल पैटर्न को सेट होने में टाइम लगता है एंड कभी कभी वो मेडिसिन का हेल्प चाहिए होता है इसको सेट करने के लिए। तो इसको हम लोग प्यूबर्टी एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग भी बोलते हैं, जो इस ड्यूरेशन में होता है। मैम, मतलब पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को थोड़ा टीनेज जो लड़कियां हैं
अगर ब्लीड हो रहा है तो उनको भी शेयर करना चाहिए और पेरेंट्स को भी उतना ही इंटरेक्ट करना चाहिए कहीं ना कहीं। मतलब उन लोगों में दैट फ्रीक्वेंसी शुड मैच कि उसको मम्मी से बोलने में कुछ हिचक नहीं होनी चाहिए, एंड इट शुड नॉट बी कि कुछ छुपा हुआ मैटर होना चाहिए घर में। मतलब अगर पापा को भी बता रहे हैं, मम्मी नहीं भी है, मान लो आउट ऑफ स्टेशन है, तो ये जो हिंड्रेंस होती है वो नहीं होना चाहिए, सो दैट शी कैन फील कंफर्टेबल। इसमें बहुत मेंटल एंग्जाइटी भी बहुत होता है, तो दैट मेंटल एंग्जाइटी ऑल्सो हैज टू ब्रेक। जी ओके मैम। सो मैम अगर यही एज ग्रुप अब टीन से हट के एक रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आ गए, जो हमारे 20s 30s की बात है, तो उसमें भी यही रीजन होता है कि रीजन वेरी करते हैं मैम ब्लीडिंग के? जैसे अब आप नेक्स्ट एज ग्रुप में हम शिफ्ट हो गए, इस एज ग्रुप में हम रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो है चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है, और जो कि हम लोग पहले भी अपने उसमें डिस्कस कर चुके हैं, पीसीओडी एक पैरामीटर होता है जो इनफैक्ट टीनेज में भी कॉमन है और इस एज ग्रुप में भी कॉमन है, जिसमें ओवरी में छोटे 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 सिस्ट बन जाते हैं जो कि नॉर्मल ओव्यूलेशन को नहीं होने देते हैं और साइकिल को सेट नहीं होने देते। तो दैट इज अ कॉमन प्रॉब्लम विच इस एज ग्रुप में होती है। इस वजह से फिर प्रेगनेंसी रुकने में भी प्रॉब्लम्स आते हैं, बिकॉज ओव्यूलेशन नहीं हो रहा टाइम पे, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फिर प्रेगनेंसी कैसे रुकेगा। तो दिस इज वन। सेकेंड इज इस एज ग्रुप में हम लोग कुछ बेनाइन यूट्राइन ट्यूमर्स होते हैं जो कि कैंसर नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रॉइड, या कॉमन मैन की लैंग्वेज में गठान या गांठ बोलते हैं, या फिर एक पॉलिप होता है। पॉलिप इज नॉट अ सॉलिड गांठ बट एक सॉफ्ट टिश्यू मास है, इस वजह से भी ब्लीडिंग गड़बड़ होती है। तो इस एज ग्रुप में यूजुअली जो हम देखते हैं फाइब्रॉइड देखते हैं, दूसरा हमने बताया पीसीओडी की वजह से होता है, तीसरा इसमें होता है एक एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस बोलते हैं बच्चेदानी में सूजन हो गई है, तो बच्चेदानी जिस साइज की है उसमें सूजन आ जाती है। तीसरी चीज इसमें होती है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, कुछ इन्फेक्शंस की वजह से भी वहाँ का वैस्कुलैरिटी इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज होने से ब्लीडिंग भी ज़्यादा होती है। थर्ड जो हमने डिस्कस किया पॉलिप, पॉलिप बहुत कॉमन होता है। बाकी इन सब एज ग्रुप में हम लोग को मैलिग्नेंसी या कैंसर कम मिलता है, और ये सब चीज़ें आराम से ट्रीटेबल होती हैं, और उसको हम लोग फिर ट्रीट करके आगे प्रेगनेंसी के लिए भी प्लान कर सकते हैं, और अगर फैमिली कंप्लीट है तो उनका साइकिल्स को भी रेगुलेट कर सकते हैं। ओके मैम, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारे पास ये स्लाइड है, तो आप बताना चाहेंगे कैसे पॉलिप दिखता है और क्या उसको हम मतलब बोल सकते हैं? हाँ, ये देखिए, ये हम अब जो हम डिस्कस कर रहे थे फाइब्रॉइड जिसको बोलते हैं, ये हमारा यूट्रस है, बच्चेदानी जिसको बोलते हैं, ये बच्चेदानी का मुंह होता है जिसको सब लोग बोलते हैं सर्विक्स। इस एरिया में यूजुअली कैंसर होता है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ये साइड की नस है दोनों तरफ की, और ये जो वाइट वाले गोल गोल स्ट्रक्चर्स हैं ये ओवरी है। तो ये पीसीओडी होता है यहाँ पर जहाँ पे सिस्ट बनते हैं, ये एक नंबर कारण है। और ये बीच में एक छोटा सा लटक रहा है, आप देख रहे हैं, ये एक फाइब्रॉइड होता है अगर ये सॉलिड है, लेकिन यही अगर सॉफ्ट रहता है तो उसको पॉलिप बोलते हैं। इसके सरफेस में से ब्लीडिंग होने लग जाती है, कभी भी अचानक हो जाएगी, 15 दिन बाद हो जाएगी। ये एक फाइब्रॉइड है, ये ऊपर की तरफ है, ये आप देखिए इस कैविटी में इसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये इतना ब्लीडिंग में गड़बड़ी नहीं करेगा। बट ये जो अंदर कैविटी की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है, ये ब्लीडिंग को गड़बड़ी करता है। और हमारी अलग अलग गांठ होती है अलग अलग जगह में, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपको दिखेगा यहाँ पे एक गांठ है, यहाँ पे गांठ है, यहाँ पे गांठ है, ऊपर में गांठ है। तो अलग अलग जगह में जो गांठ दिख रही हैं, ये उसी के हिसाब से, फंक्शंस के हिसाब से उसकी ब्लीडिंग गड़बड़ होती है। पीरियड्स के बीच में भी हो सकते हैं, लंबा पीरियड भी खिंच सकता है, या फिर आप देखेंगे 1 मंथ तक ब्लीडिंग होती जा रही है। तो अलग अलग जगह में फाइब्रॉइड है, उसी हिसाब से उसका सिम्टम्स होते हैं। मैम जैसे रिप्रोडक्टिव एज के अलावा भी जो प्री मेनोपॉजल वुमन है, मैम पहले तो बता दें कि मेनोपॉज क्या है, बहुत लोग को पता भी है पर बहुत लोग को नहीं भी पता है। मेनोपॉज एक एक्चुअली ट्रांजिशन है, इट इज, हम लोग एब्रप्ट नहीं बोल सकते कि मेनोपॉज इसको हो गया, इट इज अ ट्रांजिशन जिसमें कि ओवरी में जो ओवम बन रहे थे वो धीरे धीरे उनका जो रिजर्व होता है वो कम होने लगता है। तो एक्चुअली वो एक रिटायरमेंट एज है, मान लीजिए ओवरीज रिटायर हो रही हैं, तो अब उसके जो फॉलिकल थे वो अब उतने जैसे ओवम बना रहे थे वो नहीं बना रहे हैं।
तो हार्मोन्स भी नहीं बन रहे। तो शुरू शुरू में क्या होगा, पीरियड्स लेट आने लगेंगे, 2 महीने में आ रहा है, 3 महीने में आ रहा है, इस टाइप का होने लगता है। और फिर धीरे 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 वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, बिकॉज ओवम बनना बंद हो गया। तो एक्चुअली ये हार्मोनल बॉडी के चेंजेस हैं, जिसको हम आउटसाइड में ऐसे रिफ्लेक्ट होता है कि पीरियड्स बंद हो गए, तो मेनोपॉज बोलते हैं कि मीनोपॉज, तो द मेंस्ट्रुएशन हैज पॉज्ड, फिनिश्ड। तो दैट इज बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस ड्यू टू ओवम बनना बंद हो गया। तो मैम ये जैसे पेरीमेनोपॉजल वुमेन है जो मेनोपॉज के मतलब उससे जा रहे हैं, अभी मेनोपॉज है, इनमें यदि ऐसा ब्लीडिंग स्टार्ट हो रहा है तो इनमें भी कुछ एबनॉर्मल ब्लीड होता है कि ये नॉर्मली मानेंगे हम जो इरेगुलरिटी आ रहा है इसको? मेनोपॉज एज ग्रुप जो होती है इसको हम पेरीमेनोपॉज बोलते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 43-44 से स्टार्ट होती है, जो मेनोपॉज के आगे का पीरियड भी और पीछे का भी कवर करता है, इंक्लूडिंग मेनोपॉज, तो इसलिए उसका नाम पेरीमेनोपॉज है। तो दिस एज ग्रुप में मोस्ट कॉमन कंप्लेंट जो पेशेंट लेकर आते हैं हमारे पास ओपीडी में, वो यही ब्लीडिंग पैटर्न की गड़बड़ी होती है। 40 तक 42 तक सब बढ़िया चल रहा होता है, अचानक मैडम अभी तक तो सब ठीक चल रहा था। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन कंप्लेंट। और इवन 70-80% जो गायनिक कंसल्टेशन के लिए आते हैं वो यही एबनॉर्मल ब्लीडिंग पैटर्न से आते हैं। उसमें मोस्ट कॉमनली क्या होता है, या तो मेनोरेजिया होता है, मेनोरेजिया मतलब ब्लीडिंग लंबी खिंचती है या ज़्यादा होती है फ्लो में, 2 चीज़ें होती हैं, या फिर जल्दी जल्दी हो रहा है, मैम अभी 15 दिन ही हुए थे फिर दोबारा हो गया, तो बॉडी में बहुत वीकनेस हो जा रही है, डेफिनेटली होगा ही। थर्ड होता है, किन लोगों को कंप्लेन होती है कि रिलेशनशिप के बाद ब्लीडिंग हो रही है, तो दैट इज़ बहुत सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है, उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। रिलेशनशिप के बाद की ब्लीडिंग जो होती है वो कैंसरस की तरफ भी रिफ्लेक्ट करती है, तो उसको ना इग्नोर करके आप सिंपल एक ओपीडी कंसल्टेशन जरूर लेंगे, सिंपल एक सोनोग्राफी कराएंगे, जिससे कि हम लोग इस एज ग्रुप में हम लोग को क्या क्या डर होता है, 40+ के बाद ब्लीडिंग पैटर्न गड़बड़, अब हमको बेबी तो प्लान करना नहीं है, फैमिली यूजुअली कंप्लीट होती है, तो इस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा जो डर रहता है वो है कैंसर्स का। तो कैंसर्स का डर के लिए हमको सिंपल एक कंसल्टेशन चेकअप से अगर हम इतना बड़े प्रॉब्लम से बच सकते हैं, तो आई थिंक इस एज ग्रुप में सबसे प्रॉब्लम क्या होती है ना, वो लोग आपस में बात करते हैं कि मेरे को ऐसे हो रहा है, नहीं ऐसे होता है यार, बंद होने का टाइम में ऐसे होता है, वही वहीं पे कंसल्टेशन फिनिश हो जाती है, आगे वो बढ़ती ही नहीं है कि हम लोग तक पहुँचे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप आपस में ना कंसल्ट करें, और जितना जल्दी आप लोग आएंगे उतनी जल्दी हम उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर सकते हैं, और कैंसर नहीं ही हो क्या पता आपको, प्री मैलिग्नेंट मतलब प्री कैंसरस स्टेज होती हैं, उसमें ही उस डिजीज़ को पकड़ लिया जाएगा तो आराम से ट्रीटमेंट हो सकता है। क्योंकि एक बार अगर कैंसर में आप एंटर कर गए तो फिर कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सब कुछ ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ेगा। तो बेसिकली हमारा पर्पस इसीलिए है कि आप लोग इसको इग्नोर नहीं करें, डिस्कस विद योर फैमिली फर्स्ट एंड विद योर डॉक्टर, और गूगल बाबा से नहीं पूछना और अपने फ्रेंड से नहीं पूछना, ठीक है जी मैम। तो मैम अब जैसे किसी को ब्लीड हो रही है, अब जैसे हमने एज ग्रुप्स तो डिसाइड कर लिया, अब एक रैंडम लेते हैं कि कोई महिला है उसको ब्लीड हो रहा है, अब समहाउ उसने डिसीजन लिया कि चलिए वो डॉक्टर से डिस्कस करेंगे, आपसे आके डिस्कस, तो क्या क्या उनके लिए डायग्नोसिस के लिए मतलब विकल्प हैं हमारे पास अवेलेबल, क्या क्या हम यूज कर सकते हैं इसको डायग्नोस करने को? सिंपल, सबसे पहले ओपीडी में आप कंसल्टेशन के लिए आएंगे तो हम लोग एक इंटरनल चेकअप करते हैं। इंटरनल चेकअप इज़ अ मस्ट, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, सोनोग्राफी कर लेते हैं और सोचते हैं कि हो गया हमारा काम। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोनोग्राफी में डिटेक्ट नहीं हो पाती हैं। डेफिनेटली सोनोग्राफी इज़ ऑल्सो नीडेड, लेकिन एक इंटरनल चेकअप में हम लोग डायरेक्ट विजुअलाइजेशन करते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ती है 40+ में अगर ब्लीडिंग पैटर्न गड़बड़ है तो एक पैप्समियर टेस्ट होता है, जिससे कि जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर हम बात कर रहे थे वो सर्वाइकल कैंसर होता है, जो मोस्ट कॉमन कैंसर्स में गिना जाता है, उसको हम लोग प्री कैंसरस स्टेज में ही डिटेक्ट कर लेते हैं। तो इंटरनल एग्जामिनेशन विद कंसल्टेशन इज़ मस्ट, और उसके बाद सिंपल टेस्ट, बहुत ही सिंपल टेस्ट, हार्मोनल गड़बड़ी है तो थोड़ा बहुत हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है। आजकल मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है थायराइड,
थायराइड ऑल्सो कॉजेज ब्लीडिंग डिस्टर्बेंसेस, तो थायराइड टेस्ट करेंगे हम लोग और एक सिंपल सोनोग्राफी तो करेंगे ही 100%। अगर सोनोग्राफी में कुछ गड़बड़ लगता है तो फिर हम लोग एडवांस थोड़ा सा सीटी स्कैन या एमआरआई की तरफ जाते हैं। एंड डेफिनेटली जो मैंने बोला पैप स्मीयर और इंटरनल एग्जामिनेशन मस्ट है, जो कि आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट से ही हो पाएगा, उसको किसी एमबीबीएस या फिर आप पेरिफेरी लेवल पे मत कराइए। और अगर पैप स्मीयर की सुविधा आपको पेरिफेरी में अवेलेबल है तो फिर आप पेरिफेरी में भी कर सकते हैं, बट अगर 40+ में ब्लीडिंग गड़बड़ है तो आपको डेफिनेटली एक पैप स्मीयर कराना चाहिए और एक सोनोग्राफी, मिनिमम 2 टेस्ट आप जरूर कराइए। सो मैम, पैप स्मीयर बहुत बड़ा टेस्ट होता है, बहुत पेनफुल है, या ऐसा कुछ है लोगों की धारणा है कि अरे उससे तो फैल जाएगा एंड ऑल? मैं तो आपको बोली, अगर पेरिफेरी में हो जा रहा है वो टेस्ट तो वहीं करा लीजिए। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं, अगर कोई टेस्ट पेरिफेरी में हो जा रहा है तो इट इज़ अ सिंपल ओपीडी प्रोसीजर, जो कि मुश्किल से 1 मिनट लगता है उसको एक स्लाइड बनाने में, और वो स्लाइड को इंटरप्रेट करके सिंपल वी कैन रूल आउट इतना बड़ा सर्वाइकल कैंसर। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, यूजुअली इग्नोर्ड, जो कि हमको एक कैंसर से बचा सकता है, जो कि मोस्ट कॉमन कैंसर्स में आता है। सो मैम, फीमेल्स को रूटीनली पैप स्मीयर कराना चाहिए एज ग्रुप के बाद, या ऐसा छोड़ सकते हैं कि कोई बात नहीं? नहीं, इसको एक 40 के बाद तो डेफिनेटली रूटीनली कराना ही चाहिए। फिर अकॉर्डिंग टू उसके इंटरप्रिटेशन से फिर हम लोग नेक्स्ट फॉलोअप में बुलाते हैं कि 40+ में आफ्टर 2 इयर्स आना है, आफ्टर 1 ईयर आना है, कि आफ्टर 3 इयर्स आना है। बट आफ्टर 40 पैप स्मीयर एक आप रूटीन हेल्थ चेकअप जैसे कराते हैं, तो आजकल बहुत सारे ब्लड टेस्ट तो सबको ही करा लेते हैं, लिपिड प्रोफाइल से लेकर सब एंजाइम्स तक टेस्ट हो जाते हैं, लेकिन एक पैप स्मीयर है जो हमेशा मिस आउट होता है। तो इसको आप अपने रूटीन हेल्थ चेकअप्स में इंक्लूड करके ज़रूर कराइए आफ्टर 40 स्पेशली। तो मेरा सभी मेल जो व्यूअर्स हैं आज, जिनकी वाइफ्स या कोई रिलेटिव 40+ है, इनसे ही रिक्वेस्ट है, पैप स्मीयर इज अ मस्ट। इसको प्लीज कराएं, एनकरेज करें। जैसा मैम ने बोला, बहुत सिंपल प्रोसीजर है, पेरिफेरीज में हो सकता है। ठीक है, तो मैम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। जो यूट्राइन ब्लीड है, इसका ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या कर सकते हैं मैम हम लोग? अब यूट्राइन ब्लीडिंग का, जैसे कि सबसे पहले पेशेंट को जो सिम्टम हो रहा है, सबसे पहले हमने उस हिसाब से वर्कआउट कर लिया, सोनोग्राफी भी करा लिया, चेकअप भी कर लिया, सब कुछ नॉर्मल है। यूजुअली जैसे हार्मोन्स टेस्ट भी करते हैं, तो प्यूबर्टी वाले एज ग्रुप में, एडोलेसेंट वाले में भी, इवन यंग एज में भी नॉर्मल आता है, फिर भी गड़बड़ हो रही है तो सिंपल हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। जैसी प्रॉब्लम है, किसी किसी को पेन ज़्यादा होता है तो हम लोग को नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी डिजीज जो ड्रग्स हैं वो देते हैं। सिंपल उससे पेन किलर से 2 दिन या 3 डेज, 2 to 3 डेज लेना सफिशेंट होता है। किसी किसी को ब्लीडिंग ज़्यादा होता है तो ब्लीडिंग कम करने के लिए ट्रेनेक्सामिक एसिड करके ड्रग होता है, उसका हम लोग ड्रग का यूज़ करते हैं, वो भी 2-3 डेज देना सफिशेंट होता है। उनके अलावा अगर हमको कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंस मिलता है, जो कि हमने बोला जैसे कि थायराइड सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, थायराइड का अगर गड़बड़ी मिलता है तो फिर वी ट्रीट इट अकॉर्डिंगली। प्लस कभी कभी क्या होता है कि पीसीओडी में जैसे है, पीसीओडी में हमारे यूजुअली जो क्या होता है, मेल वाले हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, इसीलिए वो वाले बच्चों को या तो वेट पुट ऑन करते हैं, कुछ भी नहीं खाती मैडम फिर भी मोटी हो जा रही है बिकॉज ऑफ दैट हार्मोनल डिस्टर्बेंस। किसी किसी को फेशियल हेयर होते हैं, किसी को एक्ने होते हैं, तो ये सब जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हार्मोनल ट्रीटमेंट से हम लोग क्योर करते हैं। तो उसमें सिंपल कभी कभी जैसे मैंने बोला था कि किसी की पढ़ाई भी इफेक्ट होती है, तो साइकिल्स को रेगुलेट करने के लिए हम लोग कभी कभी पिल्स भी देते हैं फॉर 21 डेज, बट फॉर नॉट वेरी लॉन्ग, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही देते हैं, सो दैट उनका साइकिल सेट हो जाए। तो बस जैसे हम लोग रीस्टार्ट दबाते हैं अपने कंप्यूटर्स में, उसी प्रकार से हम लोग इस साइकिल को जो डिस्टर्ब्ड हो गई है उसको रीस्टार्ट करना है। तो रीस्टार्ट करने के लिए हम लोग इसको ऊपर से एक्सटर्नल पुश दे रहे हैं बस, तो उसको हम लोग करते हैं। प्लस अगर ब्लीडिंग हो रही है और उसका फैमिली कंप्लीट है तो आजकल हार्मोनल कॉपर टीवीज भी आते हैं, आईयूसीडी बोलते हैं, उस कॉपर टी में हार्मोन सिक्रीट होता है। जैसे कई लोग हैं तो हम लोग हार्मोन क्यों खाएं मैडम, हार्मोन से तो बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है, वो बात भी सही है आपकी। तो अगर हार्मोन से साइड इफ़ेक्ट होता है तो ये लोकली एक्टिंग एक कॉपर टी आती है जो कि सिर्फ यूट्रस में लग जाएगी, तो वो यूट्रस में लग जाएगी तो वो लोकल वहीं पे हार्मोन सिक्रीट करेगी, तो हम लोग उस चीज़ से बच सकते हैं। तो
खाने का भी ज़रूरत नहीं है। फिर हमारे पास ऑप्शंस होते हैं अलग अलग हार्मोन्स के हिसाब से, जो जैसे फाइब्रॉइड को रिड्यूस करने के लिए भी हमारे पास ड्रग्स हैं आजकल, जो कि फाइब्रॉइड श्रिंक हो जाता है। दूसरा हमारे पास जैसे कि मैंने बताया था बच्चेदानी में सूजन, एडिनोमायोसिस जिसको बोलते हैं, उसको भी रिड्यूस करने के लिए हार्मोन्स रहते हैं हमारे पास, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, अलग अलग टाइप्स ऑफ हार्मोन है। तो डेफिनेटली मेडिसिन्स अकॉर्डिंग टू देयर सिम्टम और हमको क्या मिला है अल्ट्रासाउंड और उसमें डायग्नोसिस के हिसाब से पहले मेडिसिन्स देके हम लोग ट्रीट करते हैं। अब मैम जैसे किसी ने मेडिकल ट्रीटमेंट लिया, समहाउ ब्लीडिंग अभी भी कंटिन्यू हो रहा है एंड अब वो नर्वस हो रहे हैं कि क्या करें नहीं करें, तो और कोई विकल्प है मैम ऐसा ब्लीडिंग जिसकी फैमिली कंप्लीट है, जो अपने प्री मेनोपॉजल एराज में है, उनको अगर दवा फेल है तो आगे क्या कर सकते हैं? डेफिनेटली जैसे कि मेडिसिन फेल हो गया, बहुत बार चीज़ें होती हैं जिसमें कि मेडिसिन फेल हो जाती हैं, बहुत दिनों से डॉक्टर भी बदल लिया, मेडिसिन भी बदल ली, फिर भी नहीं आराम आ रहा, तो अब पेशेंट भी बहुत एंशियस हो जाते हैं। फिर हमारा ट्रीटमेंट जाता है डेफिनेटली, जब मेडिसिन फेल होती हैं तो सर्जरी की तरफ। अब सर्जरी में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? सर्जरी में हमारे पास यूजुअली जो ऑप्शंस हैं उसमें अकॉर्डिंग टू फिर से हमारा जो डिजीज़ है उसके हिसाब से, प्लस उसकी एज ग्रुप के हिसाब से। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि पॉलिप होता है, फाइब्रॉइड होते हैं, तो पॉलिप को सिंपल, अब अगर उसकी फैमिली भी कंप्लीट नहीं हुई है, मान लो 25 ईयर ओल्ड है, अनमैरिड गर्ल है, उसको भी पॉलिप हो रहा है, तो सिंपल एक हिस्ट्रोस्कोप होता है, एक कैमरा जिसको टेलीस्कोप टाइप का यूज़ करते हैं, उसको हम लोग यूट्रस में डालते हैं और जहाँ से पॉलिप स्टार्ट हो रहा है या जहाँ से फाइब्रॉइड है, अगर वो अंदर की कैविटी की तरफ है तो उसको सिंपल प्रोसीजर होता है, नीचे से कैमरा डाल के वहीं से निकल जाता है हिस्ट्रोस्कोप से। अगर मान लीजिए फाइब्रॉइड या गांठ ऊपर की तरफ है तो भी हमारे पास ऑप्शन है लैप्रोस्कोपी, तो इट इज़ मिनिमल इन्वेजिव। पहले के टाइम पे जैसे बड़ा सा चीरा लग गया, वो सब चीज़ का भी डर रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग सिंपल, अगर उसकी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है, उसकी एज मान लीजिए फैमिली भी कंप्लीट है बट 36-35 भी है, तो अभी तो उसका हार्मोनल लेवल भी कंटिन्यू करना चाहिए, तो हम लोग सिंपल लैप्रोस्कोप के माध्यम से फाइब्रॉइड भी हटा सकते हैं। कभी कभी चॉकलेट सिस्ट बन जाते हैं जिसको हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। उसमें क्या होता है, ओवरीज में चॉकलेट टाइप का मटेरियल जमा हो जाता है, तो उसको भी हम लोग लैप्रोस्कोपिक के माध्यम से रिमूव कर सकते हैं। तो हमारे पास लैप्रोस्कोपिक मेथड है, ये सब आजकल नॉन इन्वेजिव बहुत सारी टेक्निक्स हैं। उसके अलावा मान लीजिए हम इससे भी क्योर नहीं आ रहा और अगर उसकी फैमिली कंप्लीट है तो फिर हम लोग एक एंडोमेट्रियल एब्लेशन होता है जिसमें बच्चेदानी की अंदर की परत को हम लोग जला लेते हैं। जला लेते हैं मतलब ऐसा वाला जलाना नहीं, कॉटराइज कर देते हैं, जिससे कि उसका ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाता है। तो ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ब्लीडिंग भी कम हो जाती है, इसको वो एब्लेशन बोलते हैं। या कभी कभी फाइब्रॉइड को रिड्यूस करने के लिए हम लोग के पास एम्बोलाइजेशन मेथड होता है कि जो उस जगह पे ब्लड वेसल आ रहे हैं उसमें हम लोग उस सप्लाई को बंद करने के ब्लड वेसल के अंदर कुछ एक प्लग लगा देते हैं कि उधर ब्लड ही ना जाए, तो ऑटोमेटिकली फाइब्रॉइड श्रिंक होने लग जाता है। तो ये भी टेक्निक्स हैं जिसमें कि बच्चेदानी निकलने का जो सबके मन में डर है वो सब बिना करे ही हम लोग क्योर हो सकते हैं। और हाँ, अल्टीमेटली अगर एज उसकी 45-50 के अराउंड है, फैमिली कंप्लीटेड है, सब मेडिसिन ट्रीटमेंट हमने करके देख लिया, नहीं हो रहा है आराम, तो लास्ट ऑप्शन हम लोग डेफिनेटली इसको रखते हैं, फिर यूट्रस को निकालना पड़ता है। बट यूट्रस को निकाल के हम लोग ध्यान देते हैं कि ओवरीज अगर अच्छी कंडीशन में है तो ओवरीज को नहीं निकालते, जिससे कि हार्मोन लेवल उसका कंटिन्यूड रहेगा और उसको भी हम लोग यूट्रस को भी लैप्रोस्कोपिक मेथड से ही रिमूव कर सकते हैं। तो जो चीज़ें पहले बहुत हम लोग के मन में डर था, हम लोग आजकल उसको मिनिमम जो बोलते हैं कि दूरबीन माध्यम से हम लोग उस सारी सर्जरीज को कर सकते हैं। सो मैम आपने बहुत ही संक्षेप में काफ़ी बड़ा टॉपिक कवर किया, जस्ट एक टेक होम पॉइंट्स हमारे व्यूअर्स के लिए आज। देखिए, सबसे पहले मुझे अपनी जो सब लड़कियां हैं, चाहे जो मेरे फ्रेंड्स हैं या जो मेरे से बड़े हैं, उन सब से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपको प्रॉब्लम हो रही है आप अपने घर वालों से शेयर करिए,
क्योंकि आप जब तक बताएंगे नहीं, क्योंकि यूजुअली फीमेल्स क्या करती हैं, अपनी प्रॉब्लम को बहुत इग्नोर करती हैं। तो आप प्लीज़ इग्नोर मत करिए, अपने को भी अपने फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर सोचिए। यू आर द, अगर हेड ऑफ द फैमिली हस्बैंड है तो आप तो नेक है, पूरा हेड को घुमाना आप ही को है। तो आप अपना ध्यान रखिए, कुछ भी प्रॉब्लम होती है अपना उसको बताएंगे नहीं तो डॉक्टर के पास वो लेकर ही कैसे जाएंगे। चाहे आपकी मदर भी हो, मतलब आप मदर इन लॉ, उन लोगों से भी पूछते रहिए बीच बीच में बात करते हुए, सब ठीक चल रहा है। मतलब हो सकता है कि कभी कभी वो जो एक डिस्टेंस होता है हम लोग का, हम लोग बिजी रहते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, आप 2 मिनट बैठेंगे उनके पास तो शायद जो वो नहीं बोल पा रहे थे आपको बताएंगी। क्योंकि उस एज ग्रुप में जो हम बताएं कैंसर का जो डर रहता है, अगर आप जितना जल्दी हमारे पास आएंगे तो आपको डेफिनेटली उतना बेटर क्योर मिलेगा, 100% क्योर भी मिल सकता है। लेकिन जितना लेट हो जाते हैं तो फिर हम लोग भी बहुत ही मतलब अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं। तो आई जस्ट वांट कि आप लोग के जो बीच में डिस्टेंसेस हैं, स्पेशली अपनी प्रॉब्लम को बोलने के, वो आप हटाइए। और दूसरा, अपना न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखिए अपना, क्योंकि हम लोग का इतना जो पैटर्न, सब एज ग्रुप इन्वॉल्व है, यंग है, मिडिल एज है, बूढ़े हैं, किसी एज में नहीं आराम है। इवन पीरियड्स बंद होने के बाद, जिसको कि हम पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग बोलते हैं, कई लोग सोचते हैं कि 6 महीना पीरियड बंद हो गया फिर अचानक ब्लीडिंग हुई, इसको बहुत इग्नोर करते हैं। तो ये तो सबसे डेंजरस साइन है। तो इसको आप पीरियड बंद होने के बाद वाली ब्लीडिंग को बिल्कुल इग्नोर ना करें और आप अपना डॉक्टर से कंसल्टेशन करें। आकर एक बार हम लोग सिंपल टेस्ट करेंगे, सबको ऑपरेशन लेकर नहीं जाते हैं, वो डर मत आप मन में रखिए। सिंपल सोनोग्राफी और सिंपल ओपीडी टेस्ट से ही आपका बहुत सारी चीज़ों से बचाव हो सकता है। थैंक यू सो मच मैम। और मेरे जितने भी पुरुष व्यूअर्स हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके घर पे कोई भी फीमेल है जो भी अगर आपसे डिस्कस कर रही है तो प्लीज इसे नजरअंदाज नहीं करें। जितना आपका हेल्थ इंपॉर्टेंट है उनका भी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट साइन है वुमेन में, जिसको हम ठीक कर सकते हैं टाइम रहते। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये थे डॉक्टर कविता बब्बर, मैं डॉक्टर अमन। थैंक यू सो मच। नमस्कार।